हेलो, मैं एस.एन. रावल एक बार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि हमारी चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा BSTC PTET जो टेस्ट सीरीज है वो हर साल आयोजित की जाती है और इस साल भी आयोजित हो रही है। और हम YouTube के माध्यम से उसी टेस्ट सीरीज के जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। आज हम टेस्ट सीरीज का जो 8वां पेपर है, टेस्ट पेपर है शिक्षण अभिरुचि का, उसे हल करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये जो क्लासें हैं ये उन सब भाई बहनों के पास पहुँचे जो तैयारी करना चाहते हैं। और दोस्तों, विशेष सूचना ये है कि यदि आप भी BSTC PTET CET आदि जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए, बिना समय खर्च किए हम क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण अभिरुचि का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बात करें। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, शाला व्यवसाय की सीमाओं में रहते हुए, शाला व्यवसाय की सीमाओं में रहते हुए किस क्रियाकलाप में कार्य करने की स्वतंत्रता की सर्वाधिक संभावना है। शाला व्यवसाय की सीमाओं में रहने का मतलब है आप अध्यापक हैं, आप अध्यापन व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। तो पढ़ाने का कार्य करते हुए आप किस क्रियाकलाप में कार्य करने की स्वतंत्रता सर्वाधिक होगी। मतलब आप अध्यापक हो, पढ़ाने का काम करते हो, तो पढ़ाने के काम में आपको सर्वाधिक स्वतंत्रता कौन से वाले कार्य में मिल सकती है। पहला ऑप्शन, अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करना, अधिगम वृद्धि के लिए किसी भी विधि को अपनाने की छूट, अपने काम को नियमित रूप से करना, कक्षा नियंत्रण की विधियों के विषय में निर्णय लेने की छूट। तो दोस्तों, बात अपन करें, सबसे ज्यादा अगर अपने को स्वतंत्रता होगी तो वो होगी किसमें, अधिगम वृद्धि के लिए किसी भी विधि को अपनाने की छूट। ये वाला ऑप्शन अपने लिए सही होगा। वो सही इस वजह से है दोस्तों क्योंकि शिक्षक उन सारी शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिनसे ज्यादा छात्र क्या कर सके, अधिगम कर सके। जिन शिक्षण विधियों द्वारा छात्र अधिक से अधिक सीख सकें, उन सभी शिक्षण विधियों को अपनाने की छूट शिक्षक को होती है। यानी कि इस कार्य में शिक्षक को सर्वाधिक स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, आपके विद्यालय की टीम के कुछ सदस्य एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल से पहले तनावपूर्ण स्थिति में हैं। यानी कि मान लीजिए आप विद्यालय के अध्यापक, आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम जो है वो कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, भाग ले रही है, और उससे पहले वो तनावपूर्ण स्थिति में है। खिलाड़ी क्या है, तनावपूर्ण स्थिति में है। आप उनसे कैसे निपटेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उनसे कहेंगे कि शीतल हो जाएं, गलत बात है, ऐसा नहीं कहेंगे। उन्हें ठंडा या गर्म पिए देंगे, ये भी गलत बात है। सारी टीम से कहेंगे कि वह बातों और हंसी मजाक में भाग लें। और चौथा ऑप्शन है, उन सदस्यों से कहेंगे कि यदि वो तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे तो उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सारी टीम से कहेंगे कि वो बातों और हंसी मजाक में भाग लें, क्योंकि आपस में बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो उनका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों, और जब मानसिक तनाव होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जो है वो शारीरिक तनाव को, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस वजह से जब वो मानसिक रूप से क्या होंगे, मानसिक तनाव से मुक्त होंगे, तो ही वो शारीरिक रूप से क्या करेंगे, खेल में पूर्ण रूप से सहयोग दे पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाइए और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 की। तो देखो यहां से देखिए, क्वेश्चन है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए। निष्पादन स्तर का मतलब होता है, निष्पादन स्तर का मतलब हो जाएगा दोस्तों, निष्पादन स्तर का मतलब बात अपन करते हैं
निष्पादन जो होता है, निष्पादन स्तर, देखिए बात करते हैं निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए। निष्पादन स्तर का मतलब यह है कि आप अपने छात्रों को पढ़ाने से पहले उनका जो आईक्यू लेवल है, मानसिक स्तर है, सीखने की जो क्षमता है, कितनी उनके अंदर योग्यता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस कथन से हम पूर्णतया क्या है, सहमत हैं। क्योंकि यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो तो यदि आपको ये पता रहेगा कि मेरी कक्षा में इस लेवल के बच्चे हैं, ये इतना सीख सकते हैं, इतने योग्य हैं, उसी लेवल से यदि आप पढ़ाओगे तो आपका शिक्षण क्या होगा, सफल होगा, अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मैं इस कथन से पूर्णतया क्या हूं, सहमत हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 पे, कक्षा में अध्यापक के रूप में आप प्रश्न पूछेंगे। आप अध्यापक हैं, आपको कक्षा में क्या है, प्रश्न पूछना है, तो आप प्रश्न क्यों पूछना चाहेंगे? पहली बात, अनुशासन बनाए रखने के लिए, जरूरी नहीं है अनुशासन बनाए रखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए। अपनी शिक्षण उन्नत करने के लिए, शिक्षण उन्नत करने के लिए थोड़ी पूछा जाता है, संतुष्टि के लिए पूछा जाता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आया या सीखा है कि नहीं सीखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें व्यस्त रखने के लिए, जरूरी थोड़ी है कि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये व्यस्त रहेंगे, उनको और भी क्रियाकलाप करवाए जा सकते हैं, होमवर्क वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, तो उससे भी व्यस्त रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डी, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अध्यापक चाहता है कि विद्यार्थी अपने भावों को, अपने विचारों को क्या कर सकें, पूर्ण रूप से सामान्य तौर पर अभिव्यक्ति दे सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके। और इसके लिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें, अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर सकें और उसके अंदर अभिव्यक्ति की जो योग्यता है, अभिव्यक्ति का जो गुण है वो विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 पर चर्चा करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस जो होता है, सिलेबस से, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या फायदा होता है? पहला ऑप्शन, शिक्षण रोचक हो जाता है। नहीं, शिक्षण रोचक पाठ्यक्रम से नहीं होता, शिक्षण विधियों से होता है। शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए ये पता लगता है, ये थोड़ी पता लगता है शिक्षण नहीं। शिक्षण सरल हो जाता है। नहीं, शिक्षक को कक्षा में क्या क्या पढ़ाना चाहिए इसका ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सही है, सिलेबस आपको इसी वजह से तो उपलब्ध करवाया जाता है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है? जब पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है या पाठ्यक्रम का जब निर्माण होता है उस समय क्या ध्यान, मुख्य रूप से कौन सी बात ध्यान में रखी जाती है? पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखते हैं? नहीं। शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हैं, छात्रों को ध्यान में रखते हैं, या फिर शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं? तो दोस्तों, जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्य को ही क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसी के अनुकूल क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करवाया जाता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे देखिए, छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने हेतु निम्न में से आप क्या करेंगे? मतलब आप कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो कि जो विषय वस्तु में पढ़ा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चे सीख जाएं, इसको कभी नहीं भूलें। तो ऐसा करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पहला ऑप्शन है। गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, तरह तरह के उदाहरण देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे। तो दोस्तों, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो विषय वस्तु आप पढ़ाना चाहते हैं उसे पढ़ाएंगे, जिससे कि वो विषय वस्तु हमेशा हमेशा के लिए उसे क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108 पे देखिए, विद्यालय पढ़ाने के लिए जाते समय गौरवपूर्ण कपड़े पहनने चाहिए। गौरवपूर्ण का मतलब है जिन पर अपन गर्व कर सके। स्वच्छ एवं सादा कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, पुराने कपड़े पहनने चाहिए। तो भाई दोस्तों, बात अपन करें अपनी भारतीय संस्कृति कहती है कि सादा जीवन, उच्च विचार, और कहीं ना कहीं इस संस्कृति को आगे ले जाने का जो दायित्व है वो किसका होता है,
शिक्षक का होता है। तो अब आप आंसर समझ गए होंगे कि मैं कौन से आंसर पे जाना चाह रहा हूं। स्वच्छ एवं सादा कपड़े पहनने चाहिए, ये आंसर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे देखिए, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप शिक्षक हो और आपको किसी भी बच्चे की क्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए या फिर बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या कारण है? इससे कोई लाभ नहीं है, इससे छात्रों का मनोबल गिर जाता है, इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है, इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है। तो दोस्तों, छात्रों की निंदा करने से, बुराई करने से कहीं ना कहीं छात्रों का जो मनोबल होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो गिरता है। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर नकारात्मकता के भाव क्या होते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस वजह से हमें छात्रों की, किसी भी छात्र की कक्षा के अंदर निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्रीय गुण कहा जा सकता है? शिक्षा का केंद्रीय गुण, पहला ऑप्शन है आत्मानुभूति का विकास, मानवीयता का विकास, चारित्रिक विकास, आर्थिक उन्नयन। तो दोस्तों, केंद्रीय गुण यदि कहते हैं तो आत्मानुभूति का विकास। आत्मानुभूति का विकास का मतलब होता है कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी योग्यताएं जो है, अपनी क्षमताएं जो है, उनसे अवगत कराया जाए। छात्र ये समझने लगे कि मैं किस योग्य हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, ये उसे महसूस होना चाहिए। और इसी को ही आत्मानुभूति का विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मानुभूति का विकास कहते हैं। और शिक्षा का केंद्रीय गुण भी क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्तमान शिक्षा के स्वरूप से संबद्ध नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्तमान शिक्षा के स्वरूप से संबद्ध नहीं है? छात्र छात्राओं को सांवेदिक एवं भावनात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये तो है। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करना, ये भी है। छात्र छात्राओं का भरपूर मनोरंजन करना, छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास तथा प्रेरणा का विकास करना। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, छात्र छात्राओं का भरपूर मनोरंजन, भरपूर थोड़ी होता है। हाँ, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरी क्लास के अंदर पूरे दिन आप क्या करोगे, बच्चों से हंसी मजाक करते जाओगे, उनका मनोरंजन ही करते रहोगे, उनको नहीं पढ़ाओगे। तो इस वजह से, भरपूर की वजह से गलत हो गया ऑप्शन। हाँ, मनोरंजन तो सही है, बाकी भरपूर नहीं करवा सकते। इसका मतलब तो फिर बच्चे क्या करेंगे, केवल खेलने कूदने के लिए विद्यालय आएंगे, तो फिर वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर, बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, एक शिक्षक नेता को कौन सा कार्य करने का नैतिक दायित्व नहीं है? एक शिक्षक जो होता है, आप शिक्षक को नेता कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि शिक्षक कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षक कहीं ना कहीं क्या होता है, छात्रों का नेता होता है, छात्रों का वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना? तो नेता के रूप में कौन सा कार्य करने का नैतिक दायित्व नहीं है? किसका? शिक्षक का। पहला, छात्रों का राजनीतिक द्वंद्व में उपयोग, छात्र शक्ति का संगठन, छात्र शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग, छात्र शक्ति का निहित स्वार्थों के लिए दोहन। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ए भी राइट हो जाएगा और इसमें डी भी राइट है। दो ऑप्शन इसके सही है। मैंने वैसे आंसर की के अंदर जिन्होंने भी ए और डी सही किया है, उनका सही कर दिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक शिक्षक नेता को कौन सा कार्य करने का नैतिक दायित्व नहीं है? कौन सा दायित्व नहीं है? छात्र शक्ति का संगठन करना, ये तो है। ठीक है ना? छात्र शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग, ये भी बिल्कुल है। जब राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं छात्रों का उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, छात्र शक्ति का संगठन ये भी कर सकता है कौन? छात्रों में संगठन, छात्र शक्ति का संगठन अध्यापक करता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, छात्रों का राजनीतिक द्वंद्व में उपयोग, ये शिक्षक नहीं कर सकता। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो छात्रों का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरी बात, छात्र शक्ति का निहित स्वार्थों के लिए दोहन। दूसरी बात, अपने स्वार्थों के लिए छात्रों की छात्र शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो है, ये नैतिक दायित्व नहीं है। दोनों ऑप्शन इसके राइट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, विद्यालय संबंधी विवादों को निपटाने के लिए आप नेतृत्व की किस विधि से सहमति रखते हैं? यानी कि आपके विद्यालय में कुछ विवाद हैं, तो आप उन विवादों को निपटाने के लिए नेतृत्व की किस विधा से आप सहमति रखते हैं? यानी कि नेतृत्व की कौन सी शैली का आप सहारा लेंगे? आप एक दृढ़ न्यायाधीश की भांति अंतिम निर्णय देंगे? आप एक दबंग नेता की तरह अपनी मांगों को स्वीकारने के लिए दबाव बनाएंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आप प्रजातांत्रिक नेता के उसूलों का पालन करेंगे? आप स्वयं
किम कर्तव्य विमूढ़ बने रहेंगे, ये भी गलत है। अब अपने पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, ए और सी। तो दोस्तों देखिए, आप एक दृढ़ न्यायाधीश की भांति अंतिम निर्णय देंगे, अंतिम निर्णय थोड़ी देंगे। अंतिम निर्णय देखो, सुनो बात अपन करते हैं। न्यायाधीश अपने निर्णय में बदलाव भी तो लाता है, अगर गलत है तो निर्णय में बदलाव करेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो न्यायाधीश ने दे दिया वही फाइनल है। तो इस आधार पर ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। बात अपन करते हैं। अब देखिए, आप प्रजातांत्रिक नेता के उसूलों का पालन करेंगे, आप प्रत्येक पक्ष की बात को सुनेंगे, जो वादी और प्रतिवादी दोनों हैं सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनकर के आप निर्णय लेंगे। ये होती है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व ये होता है, और ये आंसर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पे देखिए, प्रधानाचार्य को विद्यालय का बौद्धिक नेता माना जाता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय का बौद्धिक नेता माना जाता है क्योंकि शिक्षकों एवं अन्य बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल करता है भाई। बात अपन करें, विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है। तो एक तरह से प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है, वो नेता होता है। तो अब विद्यालय के अंदर शिक्षक भी होंगे और अन्य बुद्धिजीवी भी होंगे, तो ये तो सही बात है। स्वयं बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, ठीक है। बौद्धिक रूप से राष्ट्र निर्माण में लगा रहता है, ठीक है। बौद्धिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करता है। तो इनमें से सबसे बड़े आंसर होगा शिक्षकों एवं अन्य बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी वजह से अब हम प्रधानाचार्य को विद्यालय का बौद्धिक नेता मानते हैं। बौद्धिक मतलब बुद्धि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 115 पे देखिए, आपकी नजर में मंदबुद्धि बालकों को निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? यानी कि कुछ मंदबुद्धि बालक हैं, आप उन मंदबुद्धि बालकों को किस युक्ति के द्वारा सिखा सकते हैं? पहला, किसी कौशल की यांत्रिक पुनरावृत्ति मात्र से। किसी कार्य को रटाना तो गलत है। किसी कार्य का प्रेक्षण करना, नहीं थोपना, ये भी गलत है। किसी के कार्य में मीन मेक निकालना, गलतियां ढूंढना, ये तो गलत बात है। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? किसी कौशल की यांत्रिक पुनरावृत्ति मात्र से। मतलब मान लीजिए कि जैसे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो हमने क्या कर लिया? टेप रिकॉर्डर का सहारा लिया, बार बार एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया और बार बार बच्चे को सुनाया, तो आराम से क्या करेगा? उसका शुद्ध उच्चारण सीख जाएगा। तो हम कर देंगे किसी कौशल की यांत्रिक पुनरावृत्ति मात्र से। क्वेश्चन नंबर 116 पे देखिए, आपके अनुसार गृह विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। गृह विज्ञान और बात अपन करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। कौन सी? छोटी कक्षाओं में, जिससे प्राथमिक शिक्षा के बालक गृह परिवेश में उत्तम स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास कर सके। केवल हाई स्कूल स्तर की छात्राओं के लिए, क्योंकि वे भविष्य में भी मां बनेंगी और बालकों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकेंगी। केवल हाई स्कूल में क्यों भाई? ये तो सबके लिए जरूरी है गृह विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा का। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान तो सबको दिया जाना चाहिए। केवल छात्रों के लिए नहीं, छात्राओं के लिए भी तो जरूरी है। उपयुक्त में से तो बात अपन करें दोस्तों, इसमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन है छोटी कक्षाओं में से, जिससे प्राथमिक शिक्षा के बालक गृह परिवेश में उत्तम स्वास्थ्य पदार्थों का विकास कर सके। अरे भाई, प्राथमिक क्लासों में जो ज्ञान दिया जाता है, जो अच्छी आदतें होती है वो सिखाई जाती है, और वही आदतें फिर जीवन भर बच्चे दोहराते हैं, सीखते हैं, यानी कि उनमें बदलाव नहीं लाते हैं। इस वजह से आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात कर लेते हैं। नव्य अवधारणा में मुक्त विद्यालय के प्रतीकात्मक गुण हैं। नव्य अवधारणा में, नव्य का मतलब होता है नई, नव्य का मतलब क्या होगा? नई। यानी कि बात अपन करते हैं मुक्त विद्यालय के प्रतीकात्मक गुण हैं। नई जो अवधारणा आई है विद्यालयों के संदर्भ में, तो क्या है? उच्च मनोबल, उच्च सद्भाव, निम्न उदासीनता, उच्च एकाकीपन, एकाकीपन तो गलत है। सामान्य मनोबल भी गलत है, औसत मनोबल नहीं। देखो, नव्य अवधारणा में बच्चों के अंदर उच्च मनोबल, अत्यधिक आत्मविश्वास, ठीक है, सद्भाव, सद्भाव मतलब जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करे, और निम्न उदासीनता, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा करना है, सद्भावना विकसित करनी है, और उदासीनता के गुण को यूं कह देंगे कि कम से कम उदासीनता बच्चे के अंदर रहनी चाहिए। ये अपनी अवधारणा है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, आपकी नजर में शिक्षण व्यवसाय संबंधी विशिष्ट चुनौती है। आपकी नजर में शिक्षण व्यवसाय में विशिष्ट चुनौती आप किसको मानते हो? छात्रों के क्रमिक एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, छात्रों की व्यक्तिगत
जो समस्याएं हैं रचनाओं का निराकरण करना, शिक्षण व्यवसाय को आकर्षक बनाना, अध्यापन व्यवसाय की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट चुनौती दोस्तों क्या है? छात्रों के क्रमिक एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। ये अपना परम उद्देश्य लक्ष्य होता है किसका? शिक्षा का। और ये प्रमुख चुनौती है अपने किसके सामने? शिक्षक के सामने। बाकी ये जो चुनौतियां हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं और बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है, प्राय परीक्षा को छात्रों के मूल्यांकन का ऐसा साधन माना जाता है। प्राय परीक्षा को छात्रों के मूल्यांकन का ऐसा साधन माना जाता है जो छात्रों के मानसिक विकास एवं कौशल को ज्ञात करने में मदद करती है। चलो ठीक है, मानते हैं। जो छात्रों के अधिगम स्तर को व्यक्त करती है, ये भी ठीक है। जो छात्रों का भविष्यगामी मार्ग निर्धारित करती है, जो छात्रों के अधिगम जटिलताओं की जांच करती है। तो दोस्तों वैसे तो बात अपन करें जो छात्रों की अधिगम जटिलताओं की जांच करती है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। जो छात्रों के अधिगम स्तर को व्यक्त करती है, अधिगम स्तर को व्यक्त करती है, चलो ठीक है। लेकिन सबसे बड़े आंसर अपना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो छात्रों का भविष्यगामी मार्ग निर्धारित करती है। क्या? परीक्षा कैसे निर्धारित करती है? क्वेश्चन नंबर 119 है ना ये। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं तो देखो कैसे निर्धारित करती है? जो छात्रों का भविष्यगामी मार्ग निर्धारित करती है। अरे भाई परीक्षा होती है, परीक्षा होती क्यों है? परीक्षा इसी वजह से होती है कि ताकि बच्चे को अगली कक्षा में क्या दिया जाए? प्रवेश दिया जाए। और जैसे बात अपन करते हैं कि जैसे 10th पास करने के बाद 10th के आधार पर बच्चा सब्जेक्ट को चुनता है, और जैसे साइंस चुन रहा है, इसका मतलब उसका जो यूं कह सकते हैं कि उसका जो जीवन है वो किसकी तरफ जा रहा है? विज्ञान की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्यगामी मार्ग निर्धारित करती है कौन? परीक्षा। मैथ लिए तो डॉक्टरी फील्ड में जा रहा है, तो भविष्यगामी मार्ग क्या होता है? निर्धारित होता है किससे? परीक्षा से। इस वजह से अपना ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए, बात करते हैं यहां से, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विद्यालय के अंदर शिक्षक द्वारा जो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इससे पाठ्यक्रम में परिवर्तन संभव है, गलत बात है। इससे शिक्षकों को छात्रों के चयन में लाभ होगा, नहीं। इससे छात्रों को विषय के चयन में सहायता होगी। छात्र व्यवसाय संबंधी सहायता प्राप्त करते हैं। देखो व्यवसाय संबंधी सहायता तो व्यावसायिक शिक्षा से प्राप्त होती है, तो ये तो मेरे को नहीं लगता है ना। इनमें से बढ़िया ऑप्शन अपना हो जाएगा इससे। देखिए आप, इससे छात्रों को विषय के चयन में सहायता होगी, इसी वजह से शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 पे देखिए, बात करते हैं छात्रों में मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु, छात्रों में मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु निम्न में से क्या सुझाव संभव है? यानी कि बात अपन करते हैं, आप छात्रों के अंदर क्या करना चाहते हैं? मातृभाषा का विकास करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, सही बात है। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, ये भी सही बात है। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करें, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी हो गया, है ना। उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 122 पे देखिए, बच्चे नैतिक मूल्य सीखेंगे जब। आप बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें गलत कार्य की सजा मिले? नहीं, गलत कार्य की सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी आगे और ऑप्शन देखते हैं। उन्हें अच्छे आचरण के लिए सराहा जाए, हाँ कुछ हद तक ये भी सही है। अध्यापक सही आचरण का उदाहरण बने, उन्हें इसका स्पष्ट शिक्षण दिया जाए। तो बात बन करते हैं अध्यापक सही आचरण का उदाहरण बने। क्यों? क्योंकि छात्र के लिए शिक्षक आदर्श होता है और बच्चे देख करके ज्यादा सीखते हैं। तो अगर अध्यापक क्या करेगा? सही आचरण करेगा, नैतिकता का पालन करेगा, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। नैतिक मूल्य बच्चे सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 पे देखिए, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा व्यवहार कक्षा में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? यानी कि आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, सीखने में आप वातावरण बात करें, वातावरण में भूमिका होती है किसकी? वातावरण की भूमिका होती है अधिगम करने में, सीखने में। तो आप किस प्रकार का सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? तुलनात्मक मूल्यांकन, बच्चों के अच्छे कार्य करने की क्षमता में विश्वास, कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बल, ये भी सही बात है। घटिया कार्य के लिए दिए गए बहाने को न मानना, तो इसमें से निर्माण में सहायक नहीं होगा तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन इस वजह से सहायक नहीं होगा
क्योंकि जब दो बच्चों में क्या होती है, तुलना की जाती है, हालांकि अपन जानते हैं इस बात को कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, सारे बच्चे एक समान नहीं होते, फिर भी हमें तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक मूल्यांकन करने से कहीं ना कहीं क्या होता है, तुलनात्मक मूल्यांकन करने से कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों में बात अपन करते हैं, बच्चों में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, नकारात्मकता आती है। मान लीजिए एक बच्चे को श्रेष्ठ बता दिया और एक बच्चे को कमजोर बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भाव उसके हृदय में क्या होता है, घर करता है, और हो सकता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगे, है ना। तो इस वजह से तुलनात्मक मूल्यांकन सहायक नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सही है। उस शिक्षा को जिसे बालक अपने विचार से प्राप्त करता है, विचार से या घर से प्राप्त करता है, ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक कहते हैं, नहीं, औपचारिक तो विद्यालय शिक्षा होती है, अनौपचारिक कहते हैं, निरौपचारिक नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी, अनौपचारिक, यानी कि अपने विचारों से सीखे, अपने आप सीखता है, घर में सीखता है, किसमें आ जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लेते हैं। विद्यालय में छात्र संघ का गठन क्यों आवश्यक है? विद्यालय के अंदर छात्र संघ का गठन क्यों आवश्यक होता है? इससे विद्यालय की व्यवस्था को उत्तम बनाने में छात्रों की भरपूर सहायता मिलेगी, इससे छात्र अपनी मांगों को पूरा करने में सक्षम होंगे, इससे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होगा, छात्र राजनीति में भाग लेना सीखेंगे। तो दोस्तों बात अपन करते हैं, सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए छात्र संगठन के जरूरी है, लेकिन सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए और चीजें भी होती है। छात्र राजनीति में भाग लेना सीखेंगे, हाँ इसको भी मानते हैं, लेकिन देखो विद्यालय स्तर पर अपन बात करते हैं, इससे क्या होगा, इससे विद्यालय की व्यवस्था को उत्तम बनाने में छात्रों की भरपूर सहायता मिलेगी, ठीक है ना। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि इसने विद्यालय में छात्र विद्यालय स्तर पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 पे देखिए, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें छात्र सक्रिय हों, छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय हों, शिक्षक सक्रिय हों। तो आप जानते हो दोस्तों, छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होंगे, उत्तम शिक्षण उसी को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 127, आपके विचार से अच्छा पाठ्यक्रम किसे कहेंगे? आपके विचार से अच्छा पाठ्यक्रम क्या होता है, चर्चा करते हैं। जिसमें अधिक से विषय हो, नहीं, जिसके विषयों को चुनने की स्वतंत्रता हो, जो रोचक एवं सरल हो, जो बालक के व्यक्तित्व के हर पक्ष को सक्रिय रखकर विकसित रख सके, यही होगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पे देखिए, आत्म अनुशासन के लिए निम्न में से कौन सी बात सबसे आवश्यक है? आत्म अनुशासन, आत्म का मतलब होता है स्वयं अनुशासन, यानी कि बच्चे स्वयं अनुशासन में रहें, इसके लिए क्या आवश्यक है? कर्तव्य एवं दायित्व का बोध, स्वतंत्रता, प्रबल इच्छा शक्ति, परिश्रम। तो दोस्तों सबसे बड़ा ऑप्शन अपना हो जाएगा कर्तव्य एवं दायित्व का बोध, क्योंकि जब तक व्यक्ति को स्वयं के कर्तव्य और दायित्व पता नहीं होंगे, यानी कि जब तक व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, स्वयं के दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक वो अनुशासन में नहीं रहेगा। और जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता है, अपने दायित्व पता है, अपने कर्तव्यों के बारे में मालूम है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, अनुशासन में रहना सीख जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 128 सही हो जाए, 128 में ए ऑप्शन अपना क्या सही होगा। अब बात करते हैं 129 पर, तो देखिए 129 पर बात करते हैं। देखिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को पढ़ना पसंद करेगा? रामायण, गोदान, गीता, शिक्षण की विधियां। दोस्तों देखो, शिक्षक शिक्षण व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो शिक्षण की विधियों वाली किताब इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण सही है? यानी कि आजकल बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते, गलत बात है, सब समझते हैं। उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। घर पर कोई नहीं पढ़ता है, नहीं, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यानी कि वर्तमान की जो शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा के अनुसार व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, यही कारण है जिसकी वजह से बच्चे आजकल पढ़ने में क्या नहीं लेते, रुचि नहीं लेते, यानी कि वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे देखिए, 131 पे देखिए, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करना चाहिए जिससे समय बर्बाद न हो? समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, नहीं, समय बीतने पर पछतावा
पछताना पड़ता है ये बताना, स्वयं समय का सदुपयोग करना, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। देखो दोस्तों सबसे बड़ा आंसर होगा स्वयं समय का सदुपयोग करना। जब आदमी स्वयं समय का सदुपयोग करना सीख जाएगा तो कहीं ना कहीं उस समय को बर्बाद करना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे देखिए, आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड प्रणाली लागू करने की चर्चा हो रही है। आप इस प्रणाली के पक्ष में हैं क्योंकि छात्रों की योग्यताओं का प्रदर्शन अंकों में करना संभव नहीं है। छात्रों की परीक्षाओं की विश्वसनीयता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। छात्रों की परस्पर योग्यताओं की तुलना ग्रेड प्रणाली द्वारा आसानी से की जा सकती है। आजकल छात्र बहुत होशियार हो गए हैं तथा अत्यधिक अंक प्राप्त करने लगे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़े आंसर है छात्रों की योग्यताओं का प्रदर्शन अंकों में करना संभव नहीं है। बात सुनिए, बात अपन करते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक ले आया कोई स्टूडेंट, क्या ले आया, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसकी योग्यता का मूल्यांकन कर लिया। आपको अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत से पढ़ने में कमजोर थे, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या 22 गिरी से पास हुए हैं, लेकिन आज वो एक अच्छे लेवल पे हैं, नौकरियां वे कर रहे हैं। तो इसी वजह से सरकार चाहती है कि भाई छात्र की जो योग्यता होती है उनका प्रदर्शन अंकों के आधार पर नहीं हो पाता, इस वजह से ग्रेड प्रणाली क्या की जाए, लागू की जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 पे देखिए दोस्तों, 133 की बात कर लेते हैं। जनजातियों के बच्चों को शिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना उचित होगा। जनजातियों के बच्चों का आप क्या करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे, इन बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं, बिल्कुल सही है। इनको वजीफा दे, वजीफा मतलब लाभ देंगे, सही है। इनके लिए शिक्षा संस्थाओं का निर्माण कराना सही है। उपयुक्त सभी उचित है, क्या है, उपयुक्त सभी उचित है, यानी कि सारे कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 पे देखिए, निम्नलिखित में से किन के लिए शिक्षा अधिक आवश्यक होती है। प्रौढ़ों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। अरे भाई शिक्षा तो सभी के लिए क्या है, उपयुक्त है। उपयुक्त सभी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, चर्चा करते हैं। आपके एक विद्यार्थी के कपड़े बहुत गंदे हैं, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे, ठीक है। उस छात्र को सबके सामने लज्जित करेंगे, बिल्कुल गलत। उस छात्र से पूछेंगे कि वो इतने गंदे कपड़े पहनकर क्यों आया है, उस छात्र पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत बात है। अच्छा, दो ऑप्शन अपने पास बच रहे हैं। उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे, उस छात्र से पूछेंगे कि वो इतने गंदे कपड़े पहनकर क्यों आया है। तो दोस्तों 135 पे बात अपन करते हैं, तो आंसर अपना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा, सी। उस छात्र से पूछेंगे कि वो इतने गंदे कपड़े पहनकर क्यों आया है, कारण जानेंगे। कोई भी समस्या है तो क्या जानेंगे दोस्तों, कारण जानेंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे। आप निम्नलिखित में से अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे। अच्छा शिक्षक आप किसको कहेंगे, जो कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, नहीं। जो मनोरंजक कहानियां सुनाता है, नहीं। जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जो लगातार व्याख्या देता है, नहीं। जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है। अंतःक्रिया का मतलब है बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में किसी भी विषय पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे बढ़िया सीखते हैं। इस वजह से छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना ही करेगा वो शिक्षक सर्वोत्तम होगा। क्वेश्चन 137 पे देखिए, अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण में वंश परंपरा व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
क्यों होती है दोस्तों? एक चोर का बेटा है, यदि आप उसका पालन पोषण शिक्षक के घर में होगा तो निश्चित रूप से वो चोरी का काम नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से हो सकता है शिक्षक बन सकता है, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, वंश परंपरा की बात अपन करें तो कहीं ना कहीं वंश परंपरा भी लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करती है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं उनकी औलादें जो हुई है, उनकी संतानें जो हुई है वो भी प्रसिद्ध हुई है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण में वंश परंपरा और वातावरण की अंतरक्रिया का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 138 पे देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा देने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किस पर जोर देंगे? यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान में दी जाती है, तो आप अध्यापक होने के नाते किस पर जोर दोगे? पर्यावरणीय उपागम पर दोगे, परीक्षा पर दोगे, शिक्षक प्रभावीकरण पर दोगे, या पर बालक की योग्यता पे दोगे? तो सबसे बड़ी ज्यादा प्रभावित बात अपन करें कि प्रभाव किस पे देंगे? बालक की योग्यता पर देंगे, क्योंकि बालक की योग्यता के अनुसार वो सीख पाएगा। क्वेश्चन 139 पे बात करते हैं। एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर के आता है, बिल्कुल एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि आपका कोई विद्यार्थी है जो पारिवारिक समस्या का सामना कर रहा है, वो आपसे पारिवारिक समस्या के संदर्भ में क्या करना चाहता है, हल चाहता है, तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत बात, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, उसको समझाएंगे कि समस्या का स्कूल से कोई संबंध नहीं, गलत बात है। इस बारे में परिवार के सदस्यों से बात करेंगे नहीं, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता, शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। और दूसरी बात अपन बात करें, समाज के अंदर शिक्षक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इस वजह से उसका दायित्व बनता है कि वो पारिवारिक समस्या को सुने, स्टूडेंट की पारिवारिक समस्या को सुने और उन्हें उचित सलाह मशवरा भी दे। क्वेश्चन 140 पे देखिए, विद्यार्थियों में चरित्र के विकास के लिए निम्न में से किस विधि को आप सर्वाधिक प्रभावकारी समझते हैं? यानी कि बच्चों के अंदर आप चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, चरित्र विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उत्तम चरित्र वाले अध्यापक का सजीव उदाहरण देंगे, अध्यापक द्वारा नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देंगे, महान पुरुषों के बारे में कहानी सुनाना, अच्छे आचरण की प्रशंसा करना। तो दोस्तों इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा? देखो, उत्तम चरित्र वाले अध्यापक का सजीव उदाहरण देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए अध्यापक क्या होता है? एक आदर्श होता है, एक मॉडल होता है, रोल हीरो होता है। और बहुत यूं कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अध्यापक को देख करके सीखते हैं। तो हम यदि उत्तम चरित्र वाले अध्यापक का सजीव उदाहरण देंगे, सजीव जो वर्तमान में है उसका उदाहरण यदि देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर व्यक्तित्व, यूं कह सकते हैं कि चरित्र का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे देखिए, बात करते हैं, कक्षा में उपेक्षित विद्यार्थियों में मित्रता की भावना के विकास के लिए उनकी बैठने की व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए? यानी कि आप कक्षा के अंदर मित्रवत व्यवहार, मित्रवत भावना बच्चों में क्या करना चाहते हैं? मित्रता की भावना विकसित करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को बैठाएंगे? उनकी पसंद के विद्यार्थियों के पास बिठाया जाए, उन्हें सबसे आगे बिठाया जाए, उन्हें सबसे अलग पीछे बिठाया जाए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए? नहीं, उनकी पसंद के विद्यार्थियों के पास बिठाया जाए ताकि मेलजोल हो सके और उनमें मित्रता बढ़ सके। क्वेश्चन 142 पे देखिए दोस्तों, आप एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, बिल्कुल ठीक है, जहां आपको बीमार रहने पर चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, फर्जी मेडिकल बिल बनाकर लाभ उठाएंगे, बीमार होने पर ही उसका लाभ उठाएंगे, इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठाएंगे? नहीं, बीमार होने पर ही उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बात बन करें, ईमानदारी भी एक नैतिक मूल्य होता है दोस्तों। और शिक्षक तो यूं कह सकते हैं कि नैतिकता का पुतला आप कह सकते हो, क्योंकि अगर वो खुद नैतिक नहीं होगा तो फिर बच्चों में नैतिकता कैसे आएगी? इस वजह से जब बीमार होगा तभी उसका लाभ उठाएगा कौन? शिक्षक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 हो गया, 143 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 143, अच्छा ये रहा क्वेश्चन नंबर 143 पे देखिए, यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश कराना चाहता है, क्या कराना चाहता है? सिफारिश कराना चाहता है, तो आप उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसके कार्य की प्रवृत्ति देखकर सिफारिश करेंगे, उसे डांट कर भगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हम देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार का कार्य कर रहा है, वो सिफारिश करने योग्य है या नहीं है, इसका निर्धारण करेंगे किसके आधार पर? कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर, और फिर सिफारिश करेंगे। यदि वास्तविकता में वो सिफारिश करने योग्य है
तो सिफारिश की करना आवश्यक है, और यदि वो सिफारिश करने योग्य नहीं है तो फिर सिफारिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 पे देखिए, आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों का बोझ घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में उससे क्या हानि होने की संभावना है? यानी कि वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि बच्चों के बैग इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने भरे होते हैं कि उनसे वो बैग नहीं उठते, तो इससे स्थिति में बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि होने की संभावना है, ठीक है। छात्रों में अध्ययन की रुचि नहीं रहती है, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो देखो, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि होने की संभावना है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 144 पर बात करते हैं। 144। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, दो ऑप्शन अपन देखते हैं इसके। देखिए, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि होने की संभावना है, छात्रों में अध्ययन की रुचि नहीं रहती, बिल्कुल ये हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया था। देखिए, बिल्कुल छात्रों में बात अपन करते हैं, छात्रों में अध्ययन की रुचि नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा जो होता है फिर वो एजुकेशन को क्या समझने लग जाता है? बोझ समझने लग जाता है। इस वजह से अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे बात करते हैं दोस्तों, अपने से बड़ों का आदर करने की आदत का विकास करने के लिए, मतलब आप छात्रों के अंदर क्या करना चाहते हैं? ऐसी आदत विकसित करना चाहते हैं ताकि वो बच्चों का बड़ों का क्या कर सके? आदर कर सके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? स्वयं शिक्षक विद्यालय में अपने से बड़ों का आदर करेंगे, आदर संबंधी उदाहरण देंगे, आदर के महत्व पर भाषण देंगे, आदर के महत्व पर गोष्ठी करेंगे? नहीं, स्वयं शिक्षक विद्यालय में अपने से बड़ों का आदर करेंगे, और ये देख करके निश्चित रूप से बच्चे क्या करने लग जाएंगे? बड़ों का आदर करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 146 की बात कर लेते हैं दोस्तों, छात्र निंदा के स्थान पर पुरस्कार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि निंदा की जगह किससे ज्यादा सीखते हैं? पुरस्कार से ज्यादा सीखते हैं। इससे उनको प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल, इससे उनका भय समाप्त हो जाता है, इससे वे अनुशासित रहते हैं, इससे उनका मन पढ़ने में लगता है, नहीं, इससे उनको प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। नया अध्याय किस प्रकार प्रारंभ नहीं करना चाहिए? अकस्मात, पूर्ण ज्ञान पर आधारित, रोचक कथानक द्वारा, पूर्ण ज्ञान परिश्रम द्वारा। अकस्मात, अचानक शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। नया अध्याय शुरू करने से, नया अध्याय जब शुरू किया जाए तो उसको क्या किया जाए? पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। 148 की बात कर लेते हैं, शिक्षण की एक ही विधि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शिक्षक अनेक विषय पढ़ाता है, शिक्षक अनेक विधियों का ज्ञाता होता है, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। प्रधानाचार्य ऐसा कहते हैं, नहीं, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसी वजह से एक ही विधि से सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाना उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो उनके लिए सरल शिक्षण विधि का, या कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षण विधि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे धीरे से सीखते हैं, तो आपको उसी प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षण विधि की सफलता निर्भर करती है, शिक्षण विधि की सफलता निर्भर करती है किस पर? कोर्स पूरा होने पर, विद्यार्थियों को नोट्स मिलने पर, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर, परीक्षा में अंक आने पर। तो दोस्तों, शिक्षण विधि की सफलता निर्भर करेगी किस पर? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर। जिन शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षण विधि का उपयोग किया है, वो प्राप्त अगर हो गए तो वो सफल हो गई। क्वेश्चन नंबर 150, जो कि अंतिम क्वेश्चन आज का है दोस्तों, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को समाज शास्त्र पढ़ाएंगे, छात्रों को अलग से समाज बनाएंगे, छात्रों को समाज का महत्व बताएंगे, छात्रों को सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्रदान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तो छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करेंगे, ताकि बच्चों के अंदर सामाजिकता का विकास हो सके। तो दोस्तों, आज के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।